अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। अनोखे किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं हमारे कौमी मंजरनामे पर। कुछ इस किस्म के मामलात रूनुमा हुए हैं आज बिलखसूस, जिनसे अदलिया, बार काउंसिल्स, इदारों और सियासी क़यादत में तकसीम मज़ीद गहरी हो चुकी है। पहला मामला ये हुआ जो कि आप लोग जानते हैं, कुछ देर पहले की खबर भी इसके अंदर शामिल करते हुए, चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 8 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के कानून जो सुन रहे थे, जो बिल था कौमी असम्बली की तरफ से पास हुआ उसको सुन रहे थे। उसके हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत की और अब से थोड़ी देर पहले 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सानी अमल दरामद को रोक दिया गया और मौक़िफ़ बड़ा सख्त अपनाया गया है। ये कहा गया कि ये जो कानून है ये अदलिया की आज़ादी की तबाही के मुतरादिफ है। अभी तक के लिए अमल दरामद इस कानून के ऊपर रोक दिया गया है। दूसरी तरफ जो ये बेंच है, इससे अदलिया में तकसीम का जो तासुर जो है वो तो उभरा ही है, क्योंकि जो जज साहिबान इस बेंच की जो तश्कील है उसके हवाले से सवालात तो सामने हैं। वकला बिरादरी भी हमें तकसीम नज़र आती है इस मामले के ऊपर। जो ओवरऑल डिबेट है अदालत के इख्तियारात के, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील के ऊपर आज कई बार काउंसिल्स ने बेंच के जो बनाया गया था बेंच, उसके हवाले से हड़ताल तो की, लेकिन एक बड़ी तादाद वकला की डिवीजन हमें यहाँ पर नजर आती है कि एक बड़ी तादाद वकला की सुप्रीम कोर्ट के हक में, जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात के हक में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज कर रही थी और पीटीआई के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी मौजूद थी। तो ये एक बड़ी वाज़ेह किस्म की डिवीजन हमें नजर आई है और जिसके ऊपर पीटीआई ये भी कहती है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी वो नाकाम हुई है। इसके ऊपर हम बार काउंसिल का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे जो इजलास और मुशावरतें आजकल जारी हैं, उसका सिलसिला आज भी जारी था। उन्होंने इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें की, एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 8 रुकनी बेंच बनाना आला तरीन अदलिया की साख ख़त्म करने और इंसाफ के अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। पार्लिमान के इख्तियार के ऊपर समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ इस तमाम मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने पेश किया। वो ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ है, आइन के लिए जिद्दोजहद करेंगे और नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अदलिया पर हमलों की इनकी पुरानी जो है वो तारीख़ है और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बार काउंसिल्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नाकाम हो गई उनकी जो कॉल थी। दावा पीटीआई ये करती है कि जो वकला हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो मामला है ये एक तरफ है, तो ये सियासी बयानबाजियां हैं दोनों तरफ से, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है, एक पीटीआई का। लेकिन यहाँ पर ये कहना मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि जो कुछ शख्सियात हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे से कानून को समझने वाली शख्सियात हैं, वो जो पीटीआई आइन के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा कर रही है उसकी हिमायत कर रही हैं, जिनमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं। इनकी तरफ से जो कल बेंच बनाया गया है 8 रुकनी, इसके ऊपर अलबत्ता तनकीद की गई है और ये इस बात के ऊपर खोखर साहब ने जोर दिया है कि तवील अरसे से नागुज़ीर समझे जाने वाली ये जो कानून साजी है ये होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हैरान हुए, सलमान अकरम राजा साहब का भी यही बयान है, उन्होंने कहा हम हैरान हुए ये जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। तो जब एक तरफ इस मामले के ऊपर एक मौक़िफ़ रखने वाली, प्रिंसिपल्ड ओपिनियन रखने वाली शख्सियात का ये मौक़िफ़ है, तो क्या इसके ऊपर जो सियासी एक जंग बना दिया गया इस मामले को, वो निज़ाम इंसाफ को पाकिस्तान के मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाएगा या फिर इसमें से कोई हल निकलेगा? इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर तफसीली तौर पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो इलेक्शन का मामला चल रहा है उसमें कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन के जो फंड्स थे उसको वो देने का बिल मुस्तरद किया गया और सेनेट की कायमा कमेटी से भी। इसमें अहम बयान है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का, जो ये कहती हैं कि मामूल की रकम के अलावा इलेक्शन के लिए फ़ंड्स हमारे पास दस्तयाब ही नहीं। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी का मामला था उसके ऊपर कल नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिसके अंदर 1 पॉइंट एजेंडा है नेशनल सिक्योरिटी। इलेक्शन का मामला आगे किस तरफ जा सकता है इस पर भी बात होगी। मेरे साथ सेनेटर निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं, पीटी सिंध के सदर, और सेनेटर रौन अब्बास साहब हैं, सदर हैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। स्टार्टिंग विद खोड़ो साहब, ये जो हुक्मनामा अदालत की तरफ से आया है उसमें बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने बात की है। वो ये कहते हैं कि जहां एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि पार्लिमान अपनी पोजीशन असर्ट कर रहा है, वो ये कहते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में ये बदतरीन मुदाखलत है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये जो हुक्मनामा थोड़ी देर पहले आया? देखें, आपने पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प क्यों समझ लिया है? पार्लियामेंट ने पहले फैसला किया कि ऐसा होना चाहिए, कौमी असेंबली ने,
फिर ये बिल पेश किया गया सेनेट में, फिर ये गया सदर साहब के पास, वापस आया सदर साहब से, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में जहाँ सेनेटर्स भी थे और कौमी असम्बली के मेंबरान भी थे, जॉइंट सिटी में फिर से ये पास किया गया। आप इसको बगैर सोच समझे कानून क्यों कह रहे हैं? ये सवाल तो मैं समझता हूँ वकला बरादरी की तरफ से भी आ रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ें की जानी चाहिए। मैं भी जो एक नासमझ आदमी हूँ वो भी कह रहा था कि कई चीफ जस्टिस साहबान हैं जिन्होंने बरमला इजहार कर दिया कि हम सुओ मोटो नहीं लेंगे, कोई ले भी लेते हैं। अब जो नहीं लेने वाले ऐलान करने वाले थे उनको भी पाकिस्तान के आइन की खबर थी, जिनको जो सुओ मोटो ले रहे हैं उनको भी आइन की खबर है। इस सुओ मोटो फैसले पर भी बहुत सी राय आती है। कहीं तो आइन का जिक्र है कि जी नवेदन में, कहीं उसमें जिक्र है कि आप सदर साहब से मशवरा करें कि कौन सी तारीख को इलेक्शन होंगे, गवर्नर साहब से पता कर लें कि जी केपी में कभी इलेक्शन होंगे। फिर वो 14 अप्रैल गुजर जाती है, अब ये 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप 14 मई को आप इलेक्शन करें, वो भी नवेदन से ऊपर है। केपी की इलेक्शन 25 मई को कह दी गई है, वो भी नवेदन से ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जज साहबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, आज उनको अगर शामिल किया जाता, चलो फुल कोर्ट भी बनाई जाती, क्योंकि कोर्ट ने भी अपना एतमाद बहाल करना है लोगों के जहनों में। 8 जजेस थे, बिल्कुल बिल्कुल आसान सर आंखों पे, लेकिन अगर फुल कोर्ट भी बना सकते थे तो भी हो जाता। इख्तलाफ राय आता ना, मेजॉरिटी के साथ फैसला हो जाता। मेजॉरिटी क्या कहती है हो जाता, कोई किसी को इख्तलाफ नहीं था। आज फिर ये सवाल तो हो ही गया ना कि जी 8 रुकनी तो क्यों 13 रुकनी क्यों नहीं हुई, ये तो हो गया ना। जिसने इख्तलाफ किया उसको नहीं रखा गया, जो इख्तलाफ करने के हिमायत में नहीं था उसको ले लिया गया। बात तो ये बात आ रही है कि क्रेडिबिलिटी किस तरह से बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ सारा फसाद, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फसाद की जड़ इमरान खान की पार्टी है। जब कौमी सूबाई असेंबली में उसको पूरा एतमाद का वोट मिल चुका परवेज इलाही को, तो फिर इन्होंने डिसॉल्व किया क्यों? और फिर परवेज इलाही की बयान को क्यों नहीं आप मानते कि जब कहता था कि जी मैं इमरान खान को रोकता रहा हूं कि न डिसॉल्व करे, अभी देख ले अपना हशर। ये परवेज इलाही ने कहा, यानी इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन जो हुई वो परवेज इलाही के मर्जी से नहीं हुई, क्योंकि उसको हुक्म था इसलिए उसने कर दिया। केपी को हुक्म था तो उसने कर दिया। बात यह है कि जब इमरान खान ने एक तरफ से परवेज इलाही को बिठाया, एक तरफ से महमूद खान साहब को बिठाया और कहा कि जी फलां तारीख को हम डिसॉल्व करेंगे, बिठाया था, कौम को दिखाया था, लेकिन फिर परवेज इलाही का बयान क्यों यकसर नजरअंदाज किया जाता है? ये पहले इलेक्शन कराने से जब पहले इलेक्शन कराने से ये 6 महीने पहले इलेक्शन पीटीआई से ये जरूर आप जो पॉइंट उठा रहे हैं सर, मैं यहीं से फिर वापस आती हूँ आपकी तरफ। ऑन साहब, अब आपको खोड़ो साहब ने आप लोगों की जमात को फसाद की जड़ करार दे दी है। जब इस किस्म के मामलात आए कि अदालत को मुख्तलिफ पैराओं से कानूनी माहिरीन भी कह रहे थे कि ये बात उठाई जाएगी कि किस नीयत के तहत, क्योंकि ये डिसॉल्व की गई असेंबलीज, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बयान तो परवेज इलाही साहब जिसका हवाला दिया जा रहा है यहाँ पे भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा मैं इस हक में नहीं हूँ, मामला समझ नहीं पाएंगे, अभी बिल्कुल दुरुस्त टाइम नहीं है इसका। सो ऑन साहब, बुनियादी तौर पर आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो कल बेंच बना है 8 रुकनी, ये सही बना है आपके ख्याल में, जो आज आप लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं और इसकी हिमायत में अदालत के बाहर भी मौजूद रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी। अच्छा बीबी, ये जो कल बेंच बना है, मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन करना किसी भी कानूनी जो वकला है उनका तो हो सकता है, हम एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट इस पे बात कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या पाकिस्तान कोई सिजिलियन माफिया के माइंडसेट चल रहा है कि जहां पे जिसकी जो मर्जी चाहती है आप वो करना शुरू कर दें? आप आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले चले जाएं, जब इसी सुओ मोटो के तहत हमारी हुकूमत को रात को 11-12 बजे गिराया था। क्या इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के किसी ने शख्स ने किसी अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लाए कि ये कहा था
कि ये रात को इसने जज क्यों बना दिया, इसका फलाना बैकग्राउंड क्यों है, ये फलाने के साथ ये क्या करता रहा। हमारे से कोई ताल्लुक, हमने अदलिया के फैसले पे तनकीद जरूर की थी, जजेस की तनकीद कभी नहीं की थी। रात को अदालत लगने के ऊपर आप समेत सब लोगों ने बहुत बातें की थी सर कि रात को अदालत क्यों लग गई। आप एक केस दिखा दे जिसमें इमरान खान समेत मुझ समेत किसी ने जस्टिस बंदियाल का नाम लेके कहा हो कि जस्टिस बंदियाल ने केस क्यों किया था। आज जो मामला चल रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। वैसे आपस की बात है कि चले हम तो लोग डिवीजन होते थे, ये सुप्रीम कोर्ट में सियासत कब से शुरू हो गई है। अब आज से 2-3 दिन पहले जब एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज साहब वहां तशरीफ लाए तो वापसी पे जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि चलें जी सुओ मोटो को साइड पे रख देते हैं, 184(3) जो है ये बनता है नहीं बनता, 90। आप सिर्फ एक सवाल बताएं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए नहीं, कोई जवाब किसी के पास नहीं था। हम बजाय इस डिस्कशन को लेकर आने थे कि कौन सा असेंबली का ऐलान, हम इस सवाल पे क्यों नहीं बात करते क्या 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए नहीं हो। अभी ऑनरेबल सेनेटर साहब ने कहा कि जी परवेज इलाही साहब कसूरवार, या उन्होंने भाई परवेज इलाही साहब को दूध पीते बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपनी जहन से कॉन्शियस से सोचा। इमरान खान ने मशवरा दिया, जिनके पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 176 थे, उनके पास 10 लोग थे, 186 कहा जा रहा है बहरान उसके बाद जन्म लिया कि एक अनरीजनेबल कसर आइन के मुताबिक आपने दुरुस्त कानूनी तौर पे मशवरे करके फैसला किया होगा, लेकिन एक बहरान उस वजह से बना। इलेक्शन का मामला, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं इस वक्त कि अगर फुल बेंच बना दिया जाता है इसको टेक अप करते हुए इनिशियली, तो उसके बाद कोई ऐसा शायद इन जज साहिबान में, सीनियर तरीन जज साहिबान में कोई ऐसे मौक़िफ़ शायद ना आता कि आइन से बाहर निकल के इस हवाले से कोई फैसला हो, सबका एक इत्तेफाक राय ही आ जाता। लेकिन ये मौका हुकूमत का ना मिलता है इसके ऊपर सियासत करने का, जो क्लियरली इलेक्शन से भागती हुई हुकूमत हमें नजर आ रही है। आपने मुझसे पूछा? मैं अर्ज कर सकता हूँ? जी जी खोड़ो साहब आप भी शामिल कर दें, फिर ऑन साहब आप इस पे भी जवाब दीजिए। मैं अर्ज ये कह रहा था, देखें जब इमरान खान ने बदनीयती दिखा के नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करवाया और उसके बाद डिसॉल्व कर दिया, अब ये डिसोल्यूशन जो है ना वो अक्सर आमराना हुकूमतें करती हैं। अवाम के वोटों की बेइज्जती करना आमराना हुकूमतों का काम होता है, लेकिन ये इस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, रात को मिले, रात को फैसला हुआ। वैसे तो उससे पहले भी मिलते हैं, जज के लिए कहा जाता है ही इज ऑलवेज ए जज, रात को भी जमानतों के लिए जा सकते हैं लोग और जज उसको जमानत दे देता है। जज इज ऑलवेज ए जज वेदर ही सिटिंग इन होम और इन द ऑफिस। तो इस पे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसे आईनी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व की ना असेंबली। खान साहब कहते हैं मैंने तमाम कानूनी माहिरीन से पूछा, वो ये कहते हैं कि ऑप्शन ही कोई नहीं 90 दिन में इलेक्शन के अलावा। मैं कब कह रहा हूं कि 90 दिन में नहीं होने चाहिए? हाँ, आइन में साफ साफ लिखा हुआ है 90 दिन में। मेरा सवाल दूसरा था कि जी असेंबली की रिजोल्यूशन कोजेंट रीजंस पे होती है, कोजेंट रीजंस, अमन अमान खराब है, इमरजेंसी है, कोई कैटास्ट्रफी है, कुछ इस तरह से नॉन गवर्नमेंट है, क्या वजह है कि जी अवाम के साथ ज्यादती करके डिसॉल्व किया जाए? उसने तो 5 साल के लिए दिया था वोट। मैं इस बात पे कह रहा हूं, वैसे आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, तो 90 दिन है लिखा हुआ, लेकिन कोजेंट रीजंस होनी चाहिए कि जी आप देखो ना, आप कहते थे केपी में, यहाँ पर एक भी तो बात है, ये मामला आप लोग अदालतों में ले जाते, ये रेजोल्यूशन का मामला भी अदालत के अंदर इसी तरीके से लेके जाते हैं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि सुओ मोटो लेते हुए जज साहबा ने खुद ये सवाल उठाया था कि हम देखेंगे कि जायज तौर पर तोड़ी गई या नाजायज तौर पर तोड़ी गई, ये खुद सवाल उठा था। उसके बाद जब मैं फैसला पढ़ता हूं तो उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, और जब अभी फैसला आया तो सिर्फ पंजाब के लिए फैसला आया, केपी का जिक्र ही नहीं था। अच्छा ऑन साहब, सेनेटर ऑन अब्बास साहब, मैं ये जो बात खोड़ो साहब कह रहे हैं, फिर इसके अलावा इस पे ये आप इसके ऊपर बात कीजिएगा, लेकिन अदालत के अंदर से अगर एक ऐसा मौका आता जब आप लोगों के हवाले से, अगर आप लोग देख रहे होते, इस पोजीशन में होते जिसमें हुकूमत है, तो कुछ सीनियर जज साहिबान इस किस्म की बात करते कि 1 मैन शो नहीं चलेगा, तो क्या आप लोगों ने भी इसके ऊपर भरपूर तरीके से एहतजाज और फिर जो सियासत भी की जाती है इस किस्म के इशूज़ पे, क्या नहीं करनी थी? ये मैं इसके ऊपर मेरा बुनियादी सवाल था आपसे। मेरा पॉइंट सिंपल ये भी कि जैसे खोड़ो साहब ने फरमाया कि जज इज ऑलवेज अ जज, अगर रात को 12 बजे वो अदालत एक इसी सुओ मोटो में लगा के अपनी मर्जी का बेंच बना के, हमारी हुकूमत जो उस वक्त हमने असेंबली तोड़ दी थी उसको दोबारा रिजॉल्व करके
अदम एतमाद तहरीक के लिए पूरी एक लॉ एम्पायर करते, तो उस वक्त अगर वो ठीक था तो आज इस वक्त सुओ मोटो इशू किया था। और बात फिर वही है, आप सुओ मोटो का इशू बार बार डिस्कस क्यों करते? ये तो प्रोसीजर का इशू है। आप बेसिकली आइन की बात क्यों नहीं करते कि अगर एक असेंबली जो आइनी तरीके से तोड़ दी गई है, अगर वो टूट गई तो वहां इलेक्शन होना है। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन हुक्मा पे टूट गया है और इस वक्त फॉर एग्जांपल 6 महीने इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मोहसिन नकवी की हुकूमत जो पंजाब में एक न्यूट्रल सेटअप क्रिएट कर दिया गया सो फार, क्या उसको ये ताकत है कि वो 6 महीने के लिए बेटर है? मतलब एक इडियट सा शख्स को आपने सीएम बना के बिठा दिया है इस पूरे पंजाब की 12 करोड़ अवाम पे, जिसके पास मैंडेट नहीं है। क्या उसको 6 महीने के लिए इस पंजाब की आवाम का फैसला करने का हक है? और दूसरा केपीके की अगर बात कर रहे हैं तो केपीके का सिंपल ये इशू था कि वहां के गवर्नर डेट देने से इनकार कर दिया। यानी कि आप ये देखें, जिन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया है वो किसी भी आइन से ऊपर मावरा हो चुके हैं, वो कभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और मजे की बात ये कि अगर चले आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो फिर अदलिया पे तनकीद कर लेते थे। आप मरियम नवाज शरीफ की तकरीरों से उठा के आज राना सनाउल्ला और इवन पीपल्स पार्टी के लोगों को उठा के दे, उस दिन जरदारी साहब की स्पीच दे, यानी कि वो असेंबली के फ्लोर पे बैठ के जस्टिस फाइज ईसा के साथ बैठ के वो जिस किस्म की तकरीर कर रहे थे, क्या वो किसी के शान शान हो सकती है? आप डायरेक्टली अदलिया के जजेस पे कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। यानी कि आज का पॉलिटिकल सिस्टम अदलिया को उसकी औकात दिखा रहा है और अदलिया खामोश बैठी है। और आपने अगर एक रात में प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बिल पास कर दिया, ना कोई डिस्कशन हुई, ना आपके पास ऑपोजिशन है, ना किसी स्टैंडिंग कमेटी में गया, ना आपने बार काउंसिल से पूछा, और आपने रात को कहा कि अदलिया की औकात इसमें है, वो सुओ मोटो नहीं ले सकती, ये कैसे हो सकता है? ये हजूर इनको ये समझना पड़ेगा। ओन साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, एक पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर सबसे 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 पावरफुल या सबसे ज्यादा इख्तियारात वाला इदारा एक जमहूरी निजाम के अंदर कौन सा होता है, पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट? देखिए ना, पार्लियामान बहुत मजबूत इदारा है, लेकिन अगर वो बाकी इदारों की लाइन लाइन तय कर ले तो इसके बाद तो सारे पंजाब पुलिस बन जाएंगे। आप डीसी और डीपीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग अगर अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो कल क्या जजेस भी अपने लगा लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी अपने लगाने शुरू कर दीजिए, आप फैसले अपने मर्जी। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो फिर तो रीद आप ये लिख के दे दीजिए कि मौजूदा अदलिया सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती, बात खत्म हो जाएगी। फिर आप उस तरह, यानी कि आप इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन खत्म कर दें। कल को अगर यही पार्लियामान कहे कि 5 साल पर इलेक्शन नहीं होना, 10 साल बाद होना है, बात खत्म। क्योंकि पार्लियामान मजबूत है, पार्लियामान ऐसे फैसला करना चाह रही है। या पार्लियामान कहे कि हम करप्शन करेंगे, हम पे कोई कानून नहीं होता, इसके ऊपर 200 के करीब अरकान साइन कर दें तो बात खत्म, हम फिर सारे करप्शन कर लेते हैं। ये देखें, अपनी मनमानी के फैसले नहीं किए जा सकते, आपको सेट पैरामीटर्स के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर आइन साजी करनी है। कोई ऐसी आइन साजी जो किसी और इदारे की वर्किंग के ऊपर अगर वो कोई हिंज लेके आ रही है, उसके ऊपर कोई आइन शिकनी हो रही है, यू कैन नॉट डू दैट। यानी कि आज वो डिफाइन कर दें कि सारी आर्मी जो है वो इस वक्त बॉर्डर की बजाय हमारे घरों की हिफाजत शुरू कर दे, दे कैन नॉट डू इट बिकॉज़ आर्मी इज सपोज्ड टू बी एट द बॉर्डर्स। सो हर चीज के खोड़ा साहब यही बात, ये जो पीटीआई जिसका इजहार करे कि कल को कोई किसी भी तरीके से इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट मैं अर्ज कर रहा था, इस भाई साहब ने कहा कि जी रातों रात ये पास हो गया, रातों रात क्यों सेनेट ने पास कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया। तो उनको भी पता होना चाहिए कि कमेटी ऑफ द होल भी एक कॉन्सेप्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कमेटी ऑफ द होल भी है कि भाई सब कमेटी हो, सारे बैठो, सारे इस पे बात करो। और अगर मेजॉरिटी से 60 वोट पड़े इस बिल के हक में, 19 पड़े इसके मुकाबले में, मैं इसको क्या कहूं? ये कमेटी ऑफ द होल का फैसला क्यों नहीं मानूं मैं? बिल तो पास इस तरह से हुआ था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये मैं मानता हूं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो 90 दिन गुजर चुके हैं। प्रैक्टिकली वो 90 दिन 14 मई या 25 मई, ये 90 दिन के अंदर नहीं आते। इनका फैसला सिर्फ पंजाब के लिए था, केपी के लिए नहीं था। ये सारा मैंने कहा इसकी जड़ पता करो, जड़। अभी जो हो चुका वो जड़ का इल्जाम लगा रहा हूं कि इमरान खान साहब ने ये गलत किया पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम की बेइज्जती की, उनके वोटों की बेइज्जती की, पहले नेशनल असेंबली में बेइज्जती की थी, फिर पंजाब और केमी में भी कर दी। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। खोड़ा साहब, अब ये जिस चीज पर आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की असेंबलियां डिसॉल्व करने की नीयत, या वो किस तहत उन्होंने की, पता है क्यों? अब ये आप लोगों की नीयत के ऊपर सवाल कर रहे हैं। सर आप उनकी नीयत बताएं, फिर मैं आप बताती हूँ ये आपकी नीयत। मैं उसकी नीयत पे बात कर रहा हूँ। वो चाहता था कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए,
इसका असर पड़ेगा दूसरी इलेक्शंस पे भी। खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं भी जीतता, कोई और भी जीतता, तो भी असर पड़ता नेशनल इलेक्शंस में। ये एक दिन का इलेक्शन का कॉन्सेप्ट खोड़ो साहब एक्ट में लिखा हुआ है। इसका जवाब वो ये पेश करते हैं कि हुकूमती पार्टीज कह रही थी कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो आप अपने दोनों सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, हम कौमी असेंबली डिसॉल्व करेंगे। लेकिन जिस नियत की खोड़ो साहब आप बात कर रहे हैं, मुझे एक मिनट, एक सेकंड, अगर हमारे कहने पे इमरान खान चलना शुरू हो गया है तो फिर हमसे पूछता भाई डिसॉल्व कब करूं? मैंने कह दिया अगर जिसको इलेक्शन चाहिए तो कर देना डिसॉल्व। अगर मेरे कहने पे वो चल रहा है तो मैं मेरे से पूछ लेता कि मैं कब डिसॉल्व करवाऊं। ये क्या बात हुई कि जी मैंने कह दिया, उस पे उसने कह दिया। इतना बच्चा है वह, इसको इतनी अकल नहीं है। मैं फिर ऑन साहब अब ये तो अब आपके सामने ऑन साहब एक कुछ मामलात आ चुके हैं। अब मैं आपको आप कह दें फिर अब मैं जी आप कुछ कह रहे हैं ऑन साहब। मैंने कितना आपने मासूम सवाल पूछा कि आप ये दोनों बाकी असेंबलियां भी तोड़ दें और उसके बाद नेशनल असेंबली टूट जाए। बीबी ये 6 महीने नहीं, 6 दिन नहीं, 6 मिनट पहले भी कोई असेंबली नहीं तोड़ेंगे। असेंबली इनकी रोजी रोटी है। आप कैसे, ये कोई सियासत नहीं है, ये बेसिकली एक ऑनर का मसला नहीं है, ये ईगो का इशू नहीं है। दिस इज एज डूइंग एज अ जॉब। ये बेसिकली जो महाना मतलब दे कैन नॉट लेट गो ऑफ द असेंबली फॉर 6 मिनट्स। आप कैसे सोच सकती हैं ये लोग तोड़ सकते हैं? ये दिल गुर्दा सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है, क्योंकि सियासत में जोड़ना बचोना जो है ना, वो रोजी रोटी उसका प्रॉब्लम ही नहीं। ही इज डूइंग इट फॉर द पब्लिक। वो आवाम की बात कर रहा था। हमने तो पहले भी कहा था, आज से 1 साल पहले, असेंबली हम तोड़ देंगे। ये कौन शोर करेगा कि ये बाकी असेंबली तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? और अगर ये परवेज इलाही साहब से उस वक्त ये जो फैसला हुआ था, हमें पता था, हमें हर किसी ने बताया था ये बदनीति बुनियाद पर इलेक्शन नहीं कराएंगे। खान साहब ने फिर भी कहा था कि अगर आज असेंबली ना तोड़ी तो ये अगर अब ना करें तो फिर इसकी श्योरिटी क्या है अक्टूबर में कराएंगे। ये आज पार्लियामान में मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जितने इनका दिमाग माइंडसेट माफिया सिविलियन माइंडसेट है पड़ा, ये आज से 2 महीने बाद एक और लॉ पास करेंगे कि इलेक्शन 2 साल के लिए नहीं हो सकते, या पाकिस्तान इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने हूं, मेरा बेटा इसके बाद है मैंने बन जाएगा, फिर उसका बेटा है मैंने बन जाएगा, मैं प्राइम मिनिस्टर उसके बाद मेरा बेटा। ये ऐसी कानून साजी करेंगे जब इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस माफी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आज मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने एक परफेक्ट रेड लाइन ड्रॉ की है कि हजूर आप इस लाइन से आगे नहीं गुजर सकते, यहाँ पे आज आके हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए सर, देखिए बाबा, देखिए सर, देखिए माफ कीजिएगा, इस असेंबली का जो टर्म है वो अगस्त की 11 तारीख को पूरा हो रहा है। अगस्त में अभी 2-4 महीने हैं। उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आनी है। उस केयर टेकर हुकूमत ने इलेक्शन करानी है और इलेक्शन का फर्ज है इलेक्शन कमीशन का। इसमें हुकूमत का क्या है, जब हुकूमत का टर्म पूरा होता है, पार्लियामेंट का टर्म पूरा होता है तो उनको छोड़ना पड़ता है। आप ये जो आज कर रहे हैं वो उस वक्त भी कर सकते हैं। जो आज एहतजाज कर रहे हो वो कल भी कर सकते हो। मैं भी करूंगा, आपके साथ एहतजाज करूंगा। अच्छा घोड़ो साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ये कहते हुए कि जो अब आपने सवाल उठाया है, इसका एक जवाब तो नवाज अपनी तकारीर के अंदर दे चुके हैं और नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि पीटीआई एक जो पहले रावलपिंडी आकर एक एहतजाज किया था, वो एक अपॉइंटमेंट को एक रुकवाने की कोशिश थी, यही तबसरे इसके ऊपर है और यही तासुर इससे मिला था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट हो गई थी। अब एक और जो आने वाली जो अदलिया के अंदर बड़ी शख्सियत होगी, उससे पहले रुकावट या उससे पहले इलेक्शन हासिल करना पीटीआई का एक मकसद जो है वो तबसरा निगारों को नजर आता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज जो बहस है इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, दूसरी तरफ पार्लियामान अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो बिल पास कर चुकी है उसके ऊपर ताहुक्म सानी अदालत ने अमल दरामद रोक दिया है आज। दूसरी तरफ बार काउंसिल्स की तरफ से भी, जैसे हमने आगाज़ में जिक्र किया, आज एहतजाज की कॉल दी गई थी। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। हारून साहब, एक तो जो अब हुक्मनामा आ गया वो आपने की तरफ से देखा गया, ऐसा लगता है बज़ाहिर कि जो बार काउंसिल्स का एहतजाज था और जो हुकूमत की तरफ से करारदादें, एहतजाज और बयानबाजी है, उसका कोई असर नहीं हुआ है। अदालत ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया ये कहते हुए कि हमारे इख्तियारात हैं, उसके अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती है। क्या कामयाब हुआ आप लोगों का एहतजाज, और क्या फिर इसके ऊपर आपका रद्द अमल क्या है जो हुक्मनामा आया आज अदालत का? हुक्मनामा की हद तक तो आप देखें तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोई भी आर्डर तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है शक व शुबा। लेकिन जहाँ तक हमारी कॉल की आप पूछते हैं कि उसका क्या हुआ, पूरे सारे सूबों में कॉल हुई और वो इम्प्लीमेंट हुई।
और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हुई और वो इफ़ेक्टिव हुई। तो जो हमने कॉल दी थी वो तो सारी रिपोर्ट्स ये आई हैं कि उन्होंने हमारी कॉल पे लबैक कहा है। लेकिन एक तकसीम नज़र आती है, लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से भी उन्होंने बयान भी उन्होंने जारी किया, उनकी सेक्रेटरी साहिबा ने, जिसको सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली शेयर किया। हमारी उनसे ज़ाती तौर पे बात नहीं हुई है, लेकिन वो ये कहती है कि जी हम इस एहतजाज के अंदर शरीक नहीं। जो एक डिफरेंसेस और तकसीम का एक तासुर है, क्योंकि PTI कहती है हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त वकला मौजूद है जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज देखा जमा हुए। नहीं, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर आप वीडियो देख लें तो वो 150 वकील थे जो मुख्तलिफ जगहों से लाए गए थे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से लाए गए थे। जहाँ तक लाहौर का तल्लुक है तो वहाँ पे ग्रुपिंग इलेक्शन की वजह से है। हमारा जो अपना लोकल इलेक्शन हुआ है उसमें ज़ाहिर है इलेक्शन में पार्टियाँ होती हैं और वो अपना अपना करते हैं, लेकिन कुछ आज जो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जीते हैं लाहौर में तो वो PTI के, उन्होंने PTI में शमूलियत की हुई है और इसी तरह वो पार्टी बेस पे है। हालांकि हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल में और प्रोविंशियल बार कौंसिल में कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम जुडिशरी की रिस्पेक्ट हो और आइन की इम्प्लीमेंटेशन हो हमारे और कानून पे अमल दरामद हो। बाकी तो जो मामलात पब्लिक ने करने हैं वो तो इलेक्शनों में हो ही जाते हैं। इसकी क्या अहमियत है कि कानून बनने से पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोका है, इसको कानूनी तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? जो भी और जो बेंच है स्पेशली इसके ऊपर मैं ये कहूँगा, एक तो बेंच जो है वो उस पर हमारा पहले भी क्रिटिसिज्म हमने की थी। हमने एतराज़ किया था कि ऐसे जजेस जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं कम से कम उनको बेंच में नहीं होना चाहिए और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको बेंच में होना चाहिए। और अगर वो भी हो तो अगर फुल बेंच हो जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। अगर इलेक्शन है होते हैं नहीं होते, जो भी होता है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर फुल बेंच कंस्टिट्यूट हो जाता तो आज ये ऑब्जेक्शन किसी को ना होता। हमारा शुरू से ही हमारा ये एजेंडा था। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम सूबाई बार कौंसिल को बुलाया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव की और उन्होंने यही कहा था कि हम किसी भी पार्टी के हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के पे अमल दरामद करेंगे। जिस वजह से ये यूनानिमसली डिसाइड हुआ था कि पहले बेंच में हमने डिसाइड किया कि वो जो जज साहब की ऑडियो लीक हुई थी उस पे उसका अभी तक कोई एतराज़ नहीं आया, यानी कि अभी तक वो प्रूव्ड है। और बाकी जो जजेस साहबान का कंडक्ट था कि 2 जजेस जो सर्विस मैटर सुन रहे थे उन्होंने सुओ मोटो के लिए चीफ साहब को कर दिया, रेफरेंस भेज दिया और चीफ साहब ने उस पर अमल दरामद शुरू किया और जो भी फिर बाद में हुआ जो आपने देखा है। अब उसमें हमारा सिर्फ एतराज़ ये था कि उस वक्त भी फुल बेंच हो जाता और अब भी जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अब भी जो कौमी असम्बली ने बिल पास किया है ये उनका राइट है। कौमी असम्बली की कानून साजी होती है और कानून साजी करना ही कौमी असम्बली का काम है और वो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जब अदालत ये कहती है कि इसको हमें मजबूरन इसलिए रोकना पड़ रहा है कि हम कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं चाहते। यहाँ पर आपसे पहले हारून साहब ये गुफ्तगू हुई और ऑन साहब, सेनेटर ऑन साहब ने इस तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कल को तो फिर किसी भी मामले के ऊपर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को जो है वो कर्ब कर लेगी। अगर ये एक मिसाल यहाँ पर तो पार्लियामान का काम ही ये है, अगर पार्लियामान मेजॉरिटी पे कोई बिल पास करती है तो वो पार्लियामान का राइट है, वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये तो पार्लियामान में वो बाहर तो नहीं बैठे हुए या एक शख्स की मर्जी तो नहीं होती, उसमें सेनेट होता है, कौमी असम्बली होती है, उनका काम ही है बिल पास करना। और वो अर्जेंट मैटर्स जो होते हैं, कोई वाक़या हो जाता है जिस पे ये कमी महसूस की जाती है कि ये नहीं हुआ। और इसी तरह 199 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था कि वो अपने रूल्स और प्रोसीजर को फ्रेम करे, लेकिन चूंकि अभी तक नहीं हुए थे तो जिस वजह से अब ये सूरत हाल पैदा हो गई थी। सही। सेनेटर ऑन साहब, अब ये पिछले साल मार्च में भी जो हारून साहब बात कर रहे हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने इस बात को रिपोर्ट किया था कि खुद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कई मरतबा कि ये जो आज खुद नोटिस लेने का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि हमें कोई इम्बैलेंस जो है उसको एड्रेस करने की करेंगे, इसकी ज़रूरत है। फुल बेंच बनाने की कई दफ़ा बात हुई, एक दफ़ा नहीं, हमने रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट भी किया, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। और अब हम देखते हैं कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी कल फुल बेंच बना दिया गया। ये जो तमाम कॉन्वर्सेशन
क्वेश्चन और थी उसके ऊपर अब आप जो ऐड करना चाहें वो कहें कि क्या बुनियादी तौर पे आप लोगों को ये जो खुद का इख्तियार है इसके ऊपर तरीक़ाकार के ऊपर एतराज़ हो सकता है, इसके ऊपर तो एतराज़ नहीं है इट्स सेल्फ। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि अब ये जो फंड्स के हवाले से अदालत जो कौमी असम्बली के अंदर तो आयशा गौस साहिबा ने भी कह दिया है, बात सामने रखी कि अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी कल बुला ली गई है। उसके अंदर अगर बाकायदा तौसीक होती है इस बात की कि हमारे हालात, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा ही नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, कौमी असम्बली की ये जो इजलास होगा, सो उसमें अगर तौसीक की जाती है इस बात की कि हालात बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि हम इस वक्त किसी इलेक्शन के अंदर चाहें, फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? अच्छा, मैं वैसे भी हैरान हूँ कि जहाँ तक जो सुओ मोटो की बात है, मैंने पहले भी कहा कि ये इसके प्रोसीजर के ऊपर बात तो हो सकती है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारी इस वक्त जो लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं जिनकी सोच है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे, उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यानी कि हर बंदा शख्स कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि सुओ मोटो लगा दिया, सुओ मोटो नहीं। भाई सुओ मोटो के चक्कर में क्या आवाम को पी जाएंगे आप लोग? और जैसे अभी ऑनरेबल ये जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त इन्होंने फरमाया, क्या पार्लियामान के पास ये अख्तियार है कि वो अदलिया के चले रूल्स को कर्व करना चाहे, अलग चीज़ है, लेकिन पार्लियामान एक हद से ज़्यादा आप कवानीन नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर मैंने पहले कहा, क्या पार्लियामान के पास अख्तियार है कि इलेक्शन को 10 साल के लिए मौखर कर दिया जाए? क्या पार्लियामान पे अख्तियार है कि आइंदा के बाद वज़ीर आज़म के एंड के ऊपर शरीफ लगना लाजमी है, या जरदारी साहब के अलावा कोई भी बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? या 50 करोड़ की करप्शन तक माफ़ कर देते हैं, 50 करोड़ 1 लाख रुपया जो है ना उस पर उसके बाद नैब का लॉ अप्लाई हो गया। क्या पार्लियामान के पास ये अख्तियार है? नहीं। पार्लियामान के पास ये अख्तियार है विद इन द ड्यू लिमिट्स, जो कि कानून के अंदर रहते वो कानून बना सकते हैं, उसमें आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी काम नहीं कर सकते। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ मोस्ट, ये तो पैसे वाली बात है, ये बार बार हमने कहा कि भाई अगर आप 70 अरब रुपए का मुफ्त आटा तकसीम कर सकते हैं जिसमें 20 लोग शहीद हो चुके हैं, अगर आप यूथ प्रोग्राम में 20 अरब रुपया दे सकते हैं, अगर आप एक एक MNA को 50-50 करोड़ रुपए के लिए गलियों नालियों के लिए फंड दे सकते हैं, तो 20 अरब की औकात ही क्या है? और दूसरी बात ये, जब ये हमारे पास सेनेट पे लेके आया, मैंने उस तकरीर में भी कहा था कि जी अगर तो आपने अप्रूव करना है तो जब हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है तो आप 21 अरब दे दें, क्योंकि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत चार्ज एक्सपेंडिचर पैसे फौरन देने पड़ते हैं। आप उसको पहले कौमी असेंबली में लेके गए, फिर आप कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में लेके गए, फिर आप उसको कैबिनेट में लेके गए, फिर आप ECC पे लेके गए, फिर आप हमारे पास सेनेट में लेके आए, और सेनेट ने जब मैं वहाँ बैठा था उन्होंने उसको सेनेट कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। अब वहाँ से वापस आएगा, रिजेक्ट होगा यकीनन, क्योंकि वहाँ पे इनका जो चेयरमैन है वो इनका है पड़ा, वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आएगा, हम रिजेक्ट करेंगे, कौमी असेंबली को रिजेक्ट करेंगे, वो स्टैंडिंग कमेटी वहाँ रिजेक्ट होगा, और फिर वापस आके हम सुप्रीम कोर्ट दिखा दें हम पैसे नहीं दे सकते। असल मसला पैसे का तो है ही नहीं, पैसा तो बदनीयती की बात है, ये तो बेईमानी की बात है। एक तीसरा मसला भी है मैं साहब, एक तीसरा मसला भी पैदा हो गया जिसके ऊपर आप लोग गौर नहीं कर रहे सारे, मैं उस तरफ भी आप लोगों को लेके आती हूँ। मैं खोड़ो साहब का एक कमेंट। सर खोड़ो साहब, अब आप लोग जो आइन बनाने वाली पार्टीज हैं, ये तमाम जो बेंचेस की कॉन्वर्सेशन है अदलिया के अंदर की तकसीम है उसको एक तरफ रखते हुए, जिसके ऊपर शुरू से साहब जोर दे रहे हैं, वो इलेक्शन का मामला है और 90 दिन का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तासुर है कि आप लोग अपने मुकर्ररा वक्त के बाद अगले साल तक इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, और पता नहीं कब तक नहीं होंगे इस पोजीशन में। ये तमाम सर्वेज खोड़ो साहब यही बात कहते हैं, गैलप हो या कोई भी हो। तो क्या आप लोग आइन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आइन के एक्सपर्ट्स होने के नाते और इलेक्शन से भाग रहे हैं? हमने इलेक्शन के बारे में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था, हमारे चेयरमैन ने कहा था न वक्त से पहले न वक्त के बाद इलेक्शन उस टाइम पे होना चाहिए जिसमें 5 साल पूरे हों और 60 दिन के बाद इलेक्शन हो। हमने इलेक्शन के एक्सटेंशन का कभी नहीं कहा, हुकूमत के एक्सटेंशन का कभी नहीं कहा, और हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम इस चीज़ को नहीं मानते। बात ये नहीं है। आप दूसरा क्या बोल रहे थे कि हम इलेक्शन से भागने की बात, जी जी आइन की पासदारी, जी जी हम आइन की पासदारी कर रहे हैं। मैंने कहा कि जी जज साहबान के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। हमने कहा कि जी हाँ आइन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आइन में ये लिखा हुआ है तो आइन में ये भी लिखा हुआ है कोजेंट रीजंस। जब किसी सूबे में गवर्नर रूल लगता है तो उसकी भी कोई ना कोई रीजन बताई जाती है। गवर्नर रूल हटाने की भी कोई ना कोई रीजन है। आइन सिर्फ ऐसे ही नहीं है आंखें बंद करके पढ़ लो, आइन को समझो, उसके स्पिरिट को समझो, इसी इलेक्शन एक्ट को समझो। जैसे इस इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 69 में लिखा हुआ है 1 डे पोल,
इसी वनडे पोल पर बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। पहले 3-4 दिन के वक्फे से होती थी इलेक्शनें नेशनल असेंबली की, और सूबाई असेंबली में 3 दिन का फ़र्क होता था। ये बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ी कैंपेन चली थी। उसके बाद फैसला हुआ था कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए कि कहीं भी किसी और को असरअंदाज न कर सके। ये लिखी हुई ये चीज़ें, कहीं आइन को बहुत शशोपंज में डाला दिया गया, आइन को बेंच में रखा दिया गया। ये पीसीओ के तहत मुल्क चला है। इमरान खान पीसीओ के तहत मुल्क चलने वाले में था, मुशर्रफ का साथी था। ये मैं क्या कह रहा हूं, इस आइन के साथ मजाकें होती रही हैं, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन मजीद मामला खराब नहीं होगा खोड़ो साहब? अब यहाँ से आगे, यहाँ से आगे मामला जिस तरफ अब मैं कह रहा हूं ना, अब मैं कह रहा हूं कि इसने फसाद फैलाया। अब सूरत हाल समझ में ही नहीं आ रही किसी को। फसाद फैलाने की मैं वजह तो साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि फसाद किसी ने अगर फैलाया है तो उस फसाद को से निमटने के चक्कर में आप लोग आइन शिकन ना कहलाएं खोड़ो साहब, जिस वक्त आपको कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से। फिर मैं उस फसाद फैलाने वाले को मुल्क का हमदर्द नहीं समझता, जो ये कह दे कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, जो मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान 3 टुकड़े में हो जाएगा। फिर मैं उसको क्यों छोड़ूं, उसकी नाम क्यों न लूं? मैं घोड़ो साहब ब्रेक की तरफ जाना है और बात होगी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत लिखा गया, जिस तरीके से उसके अंदर उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त थोड़ा कम है, मैं दोनों मेहमानों का एक क्विक कमेंट चाहूंगी। सेनेटर रॉन साहब, पहले आप फरमाइएगा, ये अब जो सिक्योरिटी का और फंड्स का मसला है उससे ज़्यादा अहम एक और इशू हो गया, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं इस वक्त? जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर हो गई है, जो अदलिया की एक मुदाखलत रही है मुसलसल, वो अपना जो एक लेटर उन्होंने लिखा उसमें डस्का के जो बाद इंक्वायरी थी उसके रास्ते में रुकावट उन्होंने कहा कि बना गया अदारों की तरफ से। तो आप ये एक संजीदा मसला है आप लोगों के लिए कि जिस इदारे ने इलेक्शन करवाने हैं वो कहता है कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं? इलेक्शन कमीशन की बात को इतना सीरियस ना लिया करें। मैंने आपको पहले कहा, ये तो एजेंट के तौर पे गवर्नमेंट जो इस वक्त जो लोग गासिब हैं उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये आप देखें ना, इशू ये है कि इस वक्त की गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही क्योंकि सुओ मोटो का इशू है, 90 दिन का है, एक दिन इलेक्शन हो जाए, 100 इशूज हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस था, पैसे नहीं है और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एजेंसीज जो हमारे वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, वो अपनी जगह पे एक टोपी ड्रामा था। और इस वक्त जाके जो बात इशू है वो पैसे की बात हो ही नहीं रही। इस वक्त वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज का इश्यूज तो है ही नहीं, बात तो ये कि पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त मौजूद नहीं है। जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, जैसे कि ऑनरेबल सेनेटर कि इशू ये नहीं है कि सुओ मोटो, इशू ये है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। भाई अगर एक दिन का इशू का मसला था तो फिर इलेक्शन कमीशन का वो जो टूल इस्तेमाल किया था कि जी पैसे नहीं है और हमारे पास वो सिक्योरिटी पर, वो फिर एक टोपी ड्रामा था ना। सो इनकी बात को इतना सीरियस ना लिया करें। उन्होंने तो कोई कुछ कहना जो उनकी चाबी फेरी जाएगी है, तो वो चाबी वाले डब्बू ही है ना, इनके आप जो फेर वो बोलना शुरू कर देते हैं। सो उनको छोड़ दे। ये आप अगर कंटेम्प्ट लग गई ना तो फिर माजरत करनी पड़ेगी भी आपको जाके। मैं साहब आपको यही रोक देती हूँ आपके लिए अच्छा सोचते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट अब किसी और के ऊपर भी लगे। फवाद साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ था इस सिलसिले में। मैं हारून साहब, एक सवाल सिर्फ ये आप इनसे पूछ लें कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल कब तक दोबारा रिजॉल्व हो जाएगा, कब ये इस काबिल हो जाएंगे कि सर वो अब है नहीं। मैं हारून साहब से जाते हुए कमेंट लेना चाहूंगी सर। ठीक है सर, ये हम हर रोज उठाते हैं ये मामला। हारून साहब, ये आपकी नजर में इंपॉर्टेंट मामला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहना, दोनों बाकी ज्यादा एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। यहाँ पे कहा गया कि हमारे इख्तियारात के अंदर जो है वो अदलिया ने इंटरफेयर किया। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मुकदमा यही था कि वो ये कह रहे थे कि मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन पर कंटेम्प्ट लगा के उनको नाअहल कर दिया गया। ये कलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन की बात दुरुस्त लगती है आपको? देखें ना, ये कोई सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं है। बेसिकली ये लोग सारी असम्बलियाँ और कौमी असम्बली 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आए थे। अब 2 प्रोविंशियल असम्बलियों को डिज़ाल्व कर दिया गया बगैर किसी वजह के। यानी कि गवर्नमेंट उनकी अपनी थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उनको क्या ज़रूरत थी कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते? या तो वहाँ पे उनकी कोई गवर्नमेंट ना होती, मेजॉरिटी ना होती। दोनों सूबों में मेजॉरिटी थी, दोनों सूबों में काम हो रहे थे। अब वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो 5 साल के लिए आए थे, इन्होंने खुद ही उनसे रिज़ाइन दिलवाया और ये असम्बलियों से फारग हो गए।
जिस वजह से जो प्रॉब्लम जहाँ से क्रिएट हुआ है, यही सब अगर इलेक्शन यूनानिमसली 5 साल के बाद हो जाते तो हर जगह वो भी इलेक्शन लड़ सकते थे, 5 साल के लिए फिर लड़ सकते थे। अब कौमी असम्बली में अब आज अगर पीटीआई असम्बली में बैठी होती चाहे अपोजिशन में होती, लेकिन उनका वजन ज्यादा होता। बिल्कुल सही। वो इसके ऊपर इसलिए ये जो पॉलिटिकल डिसीजन कुछ है मेरा ख्याल में ये तो चले उनकी मर्जी है, लेकिन इफेक्ट वो कर एक वजह बने हैं वो भी आपकी नज़र में। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर रौन अब्बास साहब और सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं कि अब कल के दिन इस मामले के अंदर क्या कोई एक बैकफुट पे जाते हैं सब या मामला कुछ मजीद आगे बढ़ता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।